नमस्कार। महासमर का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। महासमर का मुद्दा में आज हम बात करेंगे उस ओबीसी वर्ग की जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भाषणों में जिक्र करते रहे और इस बार जिक्र किया है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना होगी और जातिगत जनगणना होगी तो जाहिर सी बात है ओबीसी के जो वर्ग हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनमें कुछ नए आंकड़े सामने आएंगे। फिलहाल 2018 में जितने ओबीसी वर्ग के ये कहें कि प्रत्याशियों को टिकट दिए गए उनमें से कितने जीते, कितने बीजेपी में जीते, कितने ओबीसी में जीते। ऐसे में जातिगत आरक्षण की मांग भी बीच बीच में से उठ रही है। अलग अलग जो समाज हैं वो ओबीसी में अपने आप को शामिल करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ओबीसी इतना महत्वपूर्ण पहलू हो गया है कि सियासत उसको छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक ये ओबीसी वर्ग है। ओबीसी वर्ग तय करता है कि सत्ता पर कौन बैठेगा, इसीलिए जरूरी हो जाता है ओबीसी पर बात करना। लेकिन ओबीसी वर्ग के जो हित हैं और ऐसे में सियासत उनको किस तरह से साधने की कोशिश कर रही है, और क्या ओबीसी वर्ग जो खुद एक तरह से दो धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आता है, एक उच्च संपन्न ओबीसी वर्ग और एक अगर हम निचले तबके की बात करें ओबीसी संपन्न वर्ग, और उसके अलावा वो जातियां जो ओबीसी में शामिल होने की कोशिश करती हैं, लेकिन ओबीसी का एक वर्ग वो भी है जो उन जातियों को शामिल होने से अपने कोटे को कम होने पर नाराजगी जताता है। तो एक तरह से सियासी गणित ओबीसी के कितना इर्द गिर्द है उसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल आज जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ राजीव जैन साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ कुछ देर में चर्चा का हिस्सा होंगे और महेश चंद शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। महेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 2018 का जो आपने चुनाव देखा उसमें अगर हम बात करें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ओबीसी के जो प्रत्याशी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की कोशिश की, लेकिन परिणाम जो सामने रहा वो सबके सामने है। 2023 में वापस ये मुद्दा उठकर सामने आया है ओबीसी को लेकर। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने अपने चुनावी भाषणों में इसका जिक्र किया और ये कहा कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं और इसीलिए कांग्रेस मुझ पर निशाना साधती है। लेकिन इसका एक तोड़ निकालने की कोशिश की है राहुल गांधी ने और उन्होंने ये कहा है कि एक बार फिर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और इसकी वजह से लग रहा है कि ओबीसी को साधने की कोशिश बीजेपी की ज्यादा अच्छी कामयाब हो पाई है या कांग्रेस की ज्यादा अच्छी कामयाब हो पाई है? देखिए, ओबीसी की चाहे राजस्थान के अगर चुनावों को देखा जाए, पिछले कई बार जो गौर किया तो उनके परिणामों पे गौर करें तो आपको कहीं न कहीं मतलब ओबीसी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे उन्हें ओबीसी में वर्ग में जाट वर्ग को शामिल करने को लेकर के भी रहा है, तो उसमें भी मतलब बीजेपी को सफलता मिली है। और जब कांग्रेस को एक बार जाट समुदाय की ओर से मतलब क्या कहता है जो विपरीत उनकी जो स्ट्रेटेजी से विपरीत जब मुखातिब होना पड़ा तब उनको हार भी मिली। तो ये ओबीसी वर्ग चूंकि इसका परसेंटेज ज्यादा है और दूसरे वर्गों के तुलना में, तो लिया जाए उसमें कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब ओबीसी वर्ग के हम प्रत्याशी को लें। कई स्थानों पे तो ये भी है कि साधारण सीट है, वहां पे भी ओबीसी का प्रत्याशी घोषित को खड़ा किया गया और वहां वो विजयी भी हुए हैं कहीं। तो ये ओबीसी एक बड़ा वर्ग है। अब आपने देखा होगा कि इस ओबीसी वर्ग को लेकर के ही जो बिहार में जो अभी जातिगत गणना जो हुई है उसमें एससी और एसटी का कोटा बढ़ाने की कोशिश की, मतलब एक अनुमोदन किया गया है नीतीश कुमार की ओर से। जो एक जिस तरह से जो दलित और पिछड़ा अति दलित ये जो जितने वर्ग जो उन्होंने अलग से मिलाए हैं, तो उसको एक कोशिश ये की है कि इनका कोटा बढ़ाया जाए। अगर जाति और आज जो है, कोई समय ऐसा था कि कांग्रेस का ही है, कांग्रेस ने 2011 के अंदर जो मतगणना कराई थी, ये जनगणना जो कराई थी, उस जनगणना का आंकड़ा उन्होंने क्यों नहीं उस समय जातिगत आधार पे वो कहा था कि जातिगत है हमारे पास, लेकिन उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? आज वही कांग्रेस एकदम मतलब क्या कहता है पलट करके मतलब ये जातिगत गणना कराएंगे। आपने ये भी देखा होगा राजस्थान में भी ये मुद्दा बना था कि जातिगत गणना करवाए जाएंगे। तो पहले सर्वे की बात हुई है कि जीत जाएगी तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। और आप ये देखा 2021 की जनगणना जो नहीं हो पाई है देश में, उसका कारण भी रहा है कि कोरोना काल था या और इसके अलावा
जितने भी मतलब क्या कहते हैं जातिगत जनगणना को लेकर के जो जो मतभेद उभरे थे राजनीतिक दलों में, तो एक ये कारण भी प्रमुख रहा है कि जातिगत ये जनगणना का कार्य पूरे राज्यों में हो ही नहीं पाया। तो ये काफी, चूंकि चुनाव परिणाम और सत्ता पे पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा एक माध्यम है, तो इसको सत्ता जो अभी केंद्र में जो सरकार है उसके पक्ष में ज्यादा है, क्योंकि ओबीसी वर्ग उनके पक्ष में ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए वो अभी ऐसी कोई दुहाई दे रहे हैं। तो वहीं विपरीत उनको जब भाजपा केंद्र शासित जो सरकार है वो उसको मतलब सत्ता से हटाने के प्रयास में भी ये जातिगत जनगणना का एक फॉर्मूला आजमाना चाहते हैं विपक्ष के दल, खासकर INDIA के जितने भी घटक दल हैं वो ये सभी राज्य जो चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, ताकि हम हमारा हिसाब से फिर उससे मतलब शासन और प्रशासन में उनको इससे दायित्व जी। राजीव जी, जाट और गैर जाट, मुझे लगता है ओबीसी में ये दो धड़े एक तरह से तैयार हो गए हैं। अगर हम 2018 की बात करें तो जितनों को टिकट दिया गया था उनमें से हार और जीत का खैर आंकड़ा अलग है, लेकिन इस बार 2023 में जो टिकट दिया गया है उसमें भी अगर ओबीसी वर्ग में हम देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रतिशत रहा है वो जाट वर्ग का रहा है, क्योंकि वो एक किंग मेकर है। लेकिन यहाँ पर आरएलपी ने आजाद समाज पार्टी के साथ जो गठबंधन किया है, आपको लगता है कि ये जो बड़ा वर्ग है जाट और गैर जाट, एक तरह से दो धड़े जो बट गए हैं ओबीसी के, ये एक बड़ी चुनौती हो सकता है राजनीतिक दलों के लिए इस बार? आजाद समाज पार्टी और आरएलपी के बीच में दखलंदाजी ये कहें कि उन्होंने भी एक तरह से ताल ठोकी, उसके बाद ये पूरे राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ सकता है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि जो आरएलपी और आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ वो कुछ असर डाल सकता है, क्योंकि दोनों जो प्रमुख दल हैं राजस्थान के, कांग्रेस और भाजपा, इन दोनों के अपने अपने ओबीसी मोर्चा हैं। जैसे कि आपने कहा जाट और गैर जाट का, तो उसको उस रूप में देखा जाए कि मूल ओबीसी और उसके बाद जब रिजर्वेशन दे दिया, ओबीसी का आरक्षण लागू हो गया, उसके बाद जो जातियां जुड़ी, तो मूल ओबीसी को उन जातियों से ज्यादा खतरा महसूस होने लगा। खास करके सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन का आंकड़ा था, वो उसमें जो मूल ओबीसी के लोग वापस पिछड़ गए, जो उनका पिछड़ापन था जिस आधार पर उनको ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया, तो वो निश्चित रूप से उनमें कहीं असंतोष रहा। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पे हम देखें तो राजनीतिक तौर पे भाजपा ने पूरा एक हिंदू वर्ग को यूनाइट किया, उसको अपने साथ साधा, और उससे वो सत्ता में भी आए और उनके काफी प्रभाव पड़ा, पूरा एकजुट हुआ। तो जो भाजपा गैर भाजपाई दल है, उन्होंने उस भाजपा की काट के लिए देखा कि ये तो पूरा हिंदू एकजुट हो गया, इस हिंदू वर्ग में विभाजन करने के लिए उन्होंने जातिगत जनगणना का एक सगुफा छेड़ा। कुछ राज्यों में, जैसे बिहार में अभी महेश जी बता रहे थे, नीतीश कुमार ने उसको कराई, अब राहुल गांधी यही कर रहे हैं। कांग्रेस की ये नीति है कि जो भाजपा का मेन इशू, कोर इशू रहता है कि हिंदूवादी जो पार्टी है उसमें विभाजन किस ढंग से हो, तो उस रूप में जातिगत जनगणना के ओबीसी के हम वो करेंगे। निश्चित तौर पे ओबीसी की सबसे ज्यादा संख्या है। ओबीसी कोई जाति नहीं, एक वर्ग है, जैसे आप भी बता रहे थे, वर्ग है, उसमें अलग अलग जातियां हैं जो एक पिछड़े वर्ग में शामिल थी, जिनको अपने काम के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया और उनको कहीं ना कहीं मुख्य धारा में लाने के लिए उनको आरक्षण दिया गया। तो ये निश्चित तौर पे, लेकिन इसका एक मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब राम मंदिर आंदोलन के कारण 1992-93 में जब वो भाजपा अपने चरम पर थी, वहां शासन में भी आ गई थी कल्याण सिंह, तो वहां के जो दल थे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने देखा कि ये हमारा वोट बैंक ये भाजपा में चला गया हिंदुत्व के नाम पर, तो उसकी तोड़ के लिए उन्होंने वहां मुलायम सिंह, उस जमाने में मायावती से मिले, काशीराम से उन्होंने समझौता किया, तो वहां एक नारा बहुत ज्यादा चर्चित भी रहा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा हुए श्री राम। तो उस नारे का तात्पर्य ये था कि जो हिंदुत्व विचारधारा भाजपा की वो हवा हो गई, और उसका असर भी हुआ। वो गैर भाजपाई दल जो सपा और बसपा मिलके वहां सत्ता में आ गए। तो इसी तरीके का तोड़ अब मेरे को जो लगता है, जो सियासी माहौल है कि आने वाले 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव होंगे, अभी 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, उसमें ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए ये जातिगत जनगणना का सगुफा फैलाया जा रहा है। बिल्कुल। श्याम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, इस बार अगर हम गहलोत सरकार की बात करें तो करीब 40 से ज्यादा जातियों के जो है बोर्ड बना दिए गए, लेकिन अभी भी कई ऐसी जातियां थी जिनको ये कहना था कि हमारा बोर्ड नहीं बनाया गया।
इनकी नाराजगी संकट खड़ा कर सकती है। इनको लगता है कि इनको साधने के लिए टिकटों में वितरण को लेकर आपने देखा कि अभी भी जो आंकड़े मेरे पास हैं उसमें ब्राह्मणों को कितने टिकट, राजपूतों को, वैश्य, गुर्जर, महिलाओं को और जाट, एसटी, एससी, मुस्लिम, ये अलग अलग आंकड़े पूरे सामने हैं। लेकिन जिनके बोर्ड नहीं बनाए गए वो आने वाले वक्त में चुनौती दे सकते हैं। देखिए, बोर्ड बनाने से मिलता क्या है, मुझे नहीं समझ में आया। अशोक गहलोत ने जाते जाते बोर्ड बना के नियुक्ति भी कर दी। हाँ। अब एक व्यक्ति विशेष को आप सुविधा दे दो, उसको जाति, उनकी सिफारिश सरकार मानती ही नहीं है। आप देखेंगे, मैंने देखा पिछले बोर्ड इतने सारे बनाए हुए हैं और करीब 38 बोर्ड तो इनके हैं, और अधिकारियों के पास भी बोर्ड के अधिकार, सारे के सारे अधिकारी भी बोर्ड के अधिकारी बने हुए हैं, पूरे बोर्ड पे नियुक्ति दी भी नहीं पाए। तो इसका मतलब है कि आप केवल चुनावी वातावरण बनाने के लिए कह देना जरूरी, ठीक है कि समझते हो कि हम इसका भी बोर्ड बना दूंगा, उसका भी बोर्ड बना दूंगा, लेकिन बोर्ड को संवैधानिक अधिकार है क्या किसी चीज का, ये समझ में नहीं आता। बोर्ड को यदि आप एससी कमीशन को आपने दर्जा नहीं दिया, और खिलाड़ी लाल बेरवा तो अब तक करते रहे और उसको टिकट भी नहीं दिया, तो वो तो यही कहते थे कि एससी कमीशन का करूं क्या, कि मेरी कोई अधिकारी मानता ही नहीं, मेरे को कोई कहने के लिए मैं कोई ऑर्डर पास करता हूँ कोई मानता ही नहीं है। तो देखिएगा, मानव अधिकार आयोग है, उनके पास क्या अधिकार है। अब आयोगों के पास अगर कोई अधिकार नहीं है तो बोर्ड तो केवल क्या है कि आप मेंबर बना दो, मेंबर बैठक कर लेंगे महीने में एक बार, और जो बोर्ड का अध्यक्ष बनेगा उसको राज्य मंत्री का दर्जा देंगे, वो घूमता फिरता फिरेगा, और वो एक नया व्यक्ति खड़ा हो जाता है चुनाव लड़ने के लिए कि भाई ये भी एक व्यक्ति है, क्योंकि मैं पूरे राजस्थान में दौरे करता हूं और मैं पार्टी का बड़ा व्यक्ति हो गया हूं। इससे एक अलग तरह की स्थितियां राजस्थान में पैदा हुई है। वो कांग्रेस के लिए अभी जो 2023 का चुनाव हो रहा है बहुत दुखदाई है। बहुत सारे बागी वही खड़े हैं जो बोर्ड उसके चेयरमैन बन गए थे। तो इसलिए देखिएगा, जिस प्रकार से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप अपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिए, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, यदि राज्य का धन का दुरुपयोग होता है, इसका तो सदुपयोग होता ही नहीं एक तरह से, जिस तरह से या तो उसको कोई अधिकार दीजिएगा कि उस जाति के अंदर कुछ कर सके वो, तो बोर्ड का महत्व है। बोर्ड, आप विधानसभा में कोई चीजें पारित करी नहीं, केवल एक ऑर्डर पास किए और कि इस बोर्ड का चेयरमैन इसको बनाया जाता है, इसका सदस्य इतने बनाए जाते हैं, उसका औचित्य क्या है। देखिए, अभी वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड बना रखा है, उसके चेयरमैन मुख्यमंत्री जी है। बोर्ड बनने के बाद 1 साल बोर्ड रहा, मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक नहीं की। वो कहता है उपाध्यक्ष मैं क्या करूं उसका, आप मेरे को बना तो दिया, मेरे पास तो अधिकार कुछ है नहीं। मेरे के देखिए, वो उन चेयरमैन साहब से बात भी हुई थी जो आपके सामने पहले वो एमपी भी रहे, गोपाल, तो उन्होंने कहा कि हम करें क्या, हमको देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम का एक बैठक नहीं की मुख्यमंत्री जी ने, वो 2 मेंबर बना दिए, आरसी चौधरी और सूरज खत्री। कहते हैं हमको मेंबर तो बना दिया, मीटिंग ही नहीं की मुख्यमंत्री ने। तो मुख्यमंत्री को पूछो कि भाई आप अगर इन बोर्ड को और आयोगों को इतना सारे चीजों को बनाते हो, उसकी समीक्षा बैठक करते हो क्या आप? केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कि इतने लोग मेरे हैं और आ जाते हैं बुलाने करने से, क्योंकि सरकारी साधन का उपयोग कर लेते हैं। तो इसलिए निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में वो तो कहते हैं कि हम इतने बोर्ड बनाए और बोर्ड बना दूंगा, बोर्ड जाते जाते बोर्ड बना गए। प्रताप फाउंडेशन बनाया, उसका गठन तो किया ही नहीं, बना दिया आपने। अब मेवाड़ में जाके कैसे वोट मांगोगे फिर आप? तो ये सब चीजें दिखती है, करती है। तो आप देखिएगा, मैं तो देख रहा था कि यहाँ वैश्य बोर्ड बनाया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो कह रहे कि पुजारी बोर्ड और बना दिया, पुजारियों का अलग से। अब ये सब तरीका क्या आप कहना क्या चाहते हो कि हम 100-125 बोर्ड बना करके 100-125 लोगों को, और इसमें कम से कम भी 5-1 हजार लोग और मेंबर बन जाते हैं, तो उनका क्या महत्व है इस प्रदेश के अंदर? इसलिए विधानसभा जब चुनाव जीत जाओ तो आपको इसके ऊपर समीक्षा करनी पड़ेगी कि हम जो बोर्ड बना रहे हैं उनको क्या दायित्व देना चाहते हैं, क्या अधिकार देना चाहते हैं, जिससे इस बोर्ड का कुछ अस्तित्व सामने आए। केवल बोर्ड की सिफारिशें करने से कुछ होने जाना नहीं है। आप उस जाति का व्यक्ति वहां जाता है और कहता है कि साहब बोर्ड हमको क्या दे सकते हो आप? बोले कुछ नहीं, मैं तो केवल बात सुन सकता हूँ और मैं एक चिट्ठी लिख सकता हूँ, मुख्यमंत्री को लिख दूं, मंत्री को लिख दूं या संबंधित चीफ सेक्रेटरी को लिख दूं, बाकी मेरे पास तो कुछ है नहीं। मैं आप सिफारिश करने वाला हो गया, तबादले करने की चिट्ठी लिख सकता है या बाकी की चिट्ठी लिख सकता है, बाकी उसको कह दे कि भाई उसके पास कोई संवैधानिक अधिकार हो कि हाँ ये पत्र का महत्व होगा और आगे इसके ऊपर मैं क्या प्लानिंग बनूंगा, एक्शन ले सके वो। जी।
तो इसलिए बोर्ड का, आप जो बार बार कह रहे हो बोर्ड का तो नहीं, लेकिन देखिएगा आज राहुल गांधी तो कह ही रहे हैं, अब देखिए दोनों की दोनों एक टेप सुन लो, एक जगह बोले वही प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि हम सारे में सत्ता आएगी तो हम ये कर देंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, सारी चीजों को लेकर के, और फिर पुरानी बातों को, वही लाल डायरी, और फिर उसके बाद बहुत सारी ईडी वीडी, बहुत सारी चीजें मुख्यमंत्री जी को Repetitive है सारी, सारी चीजें। तो ये सब जी चीजें देखिएगा। अब पब्लिक समझने लग गई कि प्रधानमंत्री जी और राहुल गांधी वही बोलते हैं जो एक जगह बोल के आगे दूसरी जगह बोलेंगे। अब अगर केंद्र में सत्ता आई तो हम जातिगत मतगणना कराएंगे। बिहार में दोनों ही जाकर के कहते हैं मतगणना होनी चाहिए जातिगत, क्योंकि उनको दोनों को वहां कहने के लिए है क्या। अब देखिए मतगणना जातिगत आधार पे करा भी लोगे तो निश्चित रूप से निकल के तो आएगा, क्या आएगा। आप अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में केवल 3 अधिकारी हैं या कम है, ये जो अब कैबिनेट में ओबीसी, जो, हाँ सिर्फ आईएएस अब चला रहे हैं और उसमें भी ओबीसी कम है। जब अधिकारी होंगे ही नहीं तो कम ही होंगे ना। आप कैडर से, जी क्योंकि बाहर से जाते हैं ना आप, क्योंकि केंद्र के पास कोई कैडर तो अलग से बना नहीं रखा कि भाई ये अधिकारी बनेंगे और इसमें से ये होगा। जॉइंट सेक्रेटरी तो होते हैं, लेकिन सेक्रेटरी तो कब सीनियर्स जो आते हैं सारे राज्यों से सीनियर्स को ला करके, क्योंकि केंद्र का तो फेडरल सिस्टम है ना कि राज्यों के ला करके और वहां पर बनाया जाना चाहिए। अब वहां पर अगर अधिकारी ओबीसी के होंगे नहीं तो लाएंगे कहाँ से। तो जी एक नया सफुगा छोड़ करके आप कहना चाहते हो कि ओबीसी हमारी तरफ आ जाए और हम जी भविष्य के अंदर कुछ क्या जी। कर रहे हैं राजीव जी पता कुछ नहीं ऐड चलता। करना चाह रहे हैं इसमें, राजीव जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी राजीव जी। मैं श्याम जी की इस बात पे ही ऐड करना चाह रहा हूँ कि जैसे राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी के 3 ही सेक्रेटरी हैं, तो देखिए कि जो ओबीसी का आरक्षण हुआ वो 2002 और 2001 के बाद हुआ। सेक्रेटरी बनता 30 साल की सर्विस के बाद, बहुत सीनियर होने के बाद। तो अभी उस ओबीसी वर्ग के उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, तो जब सीनियरिटी में आ जाएंगे तो वो सेक्रेटरी भी बनेंगे। तो ये एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा था। जी जी। चलिए महेश जी के पास लौटूंगा। महेश जी, आरक्षण को लेकर बार बार ये शगुफा छोड़ा जाता है कि हम ओबीसी का आरक्षण बढ़ा देंगे। कई सरकारें कहती हैं ओबीसी का आरक्षण फिलहाल 21% है, उसको बढ़ाकर हम 27% कर देंगे, 6% जो है हम अलग से मूल ओबीसी के लिए आरक्षण रखेंगे। लेकिन आरक्षण अगर इस तरह से बढ़ता जाएगा और उसको बढ़ाते जाएंगे तो जो संवैधानिक पेच है, आपको नहीं लगता कि एक संवैधानिक पेच अभी एक तरह से छोड़ दिया, वोट ले लिया जाएगा लेकिन बाद में कोर्ट में मामला अटक जाएगा, 70% तक अगर ये आरक्षण पहुंच जाएगा तो फिर ये सारी चीजें धराशायी हो जाएंगी, सिर्फ चुनावी जुमले रह जाएंगे ये। देखिए जो बिहार का जो जातिगत गणना और उन्होंने सिफारिश भी कर दी है, हाँ और अब वो बिहार की जातिगत जनगणना जाके कोर्ट में अटकेगी। हाँ दक्षिण भारत में भी मतलब जितने भी राज्य थे, तमिलनाडु थे या जिन्होंने भी कोटा जहां बढ़ाने की कोशिश की है, तो सुप्रीम कोर्ट का अभी तक का जो है फैसला ये है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा आरक्षण की टोटल। नहीं हो। लेकिन ये अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने का मतलब है कि सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। अब एक उदाहरण, ये तो आपको इसका कारण मुख्य रूप से ये केंद्र सरकार ने इस आरक्षण के बिहाफ पे या मतलब सदन में मतलब अपने विधानसभाओं में इसको पारित करवा के वापस से अपनी सत्ता को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब ये वाली बात है कि आपने ये देखा होगा कि 2013 या 14 की बात है, 14 या 15 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मौजूदा जो आरक्षण व्यवस्था है उसकी समीक्षा का एक सरकार को मतलब समीक्षा करनी चाहिए, यही ऑर्डर था। सिर्फ समीक्षा के ऑर्डर को लेकर के पूरे देश में आरक्षण को लेकर के किस तरह से हुआ था, माहौल कैसा बना था, और बिहार में चुनाव इसी आधार पर जीत गए। और जब मंडल का जो जैसे राजीव जी हवाला दे रहे थे कि जब राम मंदिर का मुद्दा आगे बढ़ा तो वीपी सिंह जी ने कमंडल वो क्या मंडल आयोग लगा दिया। मंडल आयोग के लागू करने से क्या हुआ कि वो जो राम मंदिर का इशू था वो खत्म हो गया और मतलब सत्ता में दूसरे काबिज हो गए। तो ये जो मंडल हो चाहे कमीशन या जितने भी मामले हैं, तो ये एक तरफ हम सबसे बड़ी बात मूल भावना बता रहा हूं मैं आपको, संविधान की मूल भावना है कि 10 साल तक का ही इसका प्रोविजन था। आप बढ़ाते बढ़ाते उसको आगे बढ़ाते जा रहे, मतलब उसको आरक्षण के समाप्त करने की तरफ नहीं, क्रीमी लेयर को अलग नहीं कर रहे आप, मतलब फिर कोटा बढ़ा रहे हो उसमें, तो फायदा किसको? कोई क्रीमी लेयर को ही होगा जो पहले से ही एक ही परिवार का, एक ही कुंडे के, एक ही गांव के लोग आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। राजस्थान में ही उदाहरण है।
तो ये जो जातिगत, एक तरफ आप ये कह रहे हो कि साहब जातिगत भेदभाव, आप इतिहास में पढ़ा रहे हो कि जाति के मतलब क्या कहते हैं भेदभाव की वजह से ये देश गुलाम बना। जाति प्रथा की वजह उसके से बाद फिर ये राजनीतिक दल सत्ता में रहने के लिए ये मतलब वापस उसको सबको मतलब क्या कहते हैं शोषित कर रहे हैं। कहीं जाट कर रहे हैं, कहीं मराठा कर रहे हैं, कहीं कहाँ कर रहे हैं, कोई गुजर कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये आप कर क्या रहे हो? देश का मतलब आप किस दिशा में ले जा रहे हो आरक्षण? और क्या आप ये कर दोगे 100% सभी जाति के हैं लोग बाग, तो आप उनकी मूल जो जनगणना के हिसाब से उतने पद नहीं दो, खत्म करो फिर आरक्षण की शगुफा लेकर के कि साहब मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया, इससे हमारे को मतलब सत्ता चाहिए। सबका राजनीतिक दलों का मुख्य रूप से आरक्षण एक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं ये लोग। कोई मतलब क्या मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, कोई कह रहे हैं मतलब ईसाइयों को मिलना, इतना होना चाहिए। वो ये मतलब इस देश में हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? संविधान विशुद्ध रूप से राजनीति की परिभाषाएं बदलने की कोशिश की जा रही है और मकसद सिर्फ एक ही है कि खुद की सत्ता कैसे बनाए रखी जाए और संवैधानिक जो लेकुनाज हैं, जो उसमें जो कमियां रह गई हैं, उनका फायदा उठाने की, उन छोटी गलियों का रास्ता तलाशने की कोशिश की जाती है जो उनको सत्ता पर काबिज रखने के लिए उनको पहुंचा सकती है। चलिए मैं राजीव जी के पास पहुंचना चाहूंगा। राजीव जी, मैंने पहले भी जैसे बताया कि संपन्न ओबीसी एक वर्ग हो गया और उसके सामने एक हो गया कमजोर तबका का ओबीसी वर्ग। ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उनको किसी भी तरह से उनकी हिस्सेदारी कम हो और इसका जो उदाहरण है, जहां तक मुझे ध्यान आता है, सबसे बड़ा उदाहरण इसका गुर्जर आंदोलन था। वो ये इसी बात को लेकर था कि उन्हें किसी भी तरह से आरक्षण में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए, उनका कोटा निश्चित रहना चाहिए। बार बार इस तरह के जो आंदोलन हो रहे हैं और सियासत उन आंदोलनों का जो सियासी इस्तेमाल करती आ रही है, ये आने वाले वक्त में उसी सियासत के लिए जो अभी इसको इस्तेमाल कर रही है उसके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अगर इस तरह से उन्होंने जातिगत आरक्षण या ओबीसी में कोटा बढ़ाने की बात की या दूसरों को हिस्सेदारी देने की बात की, तो ओबीसी को जब तक ये राजनीति छेड़ती रहेगी तब तक ये राजनीति उसको परेशान करती रहेगी, जब तक मतलब आने वाले वक्त में फिर उसके लिए वही बड़ी एक चुनौती भी बन सकती है। देखिए, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि ओबीसी के अंदर ही एक जो और कास्ट है, वो जो जिसको मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो मूल ओबीसी के लोग हैं उनमें कहीं असंतोष पनपा। उसी का एक नतीजा था कि गुर्जर जो आरक्षण आंदोलन हुआ, उनको लगा कि जो बाद में जातियां शामिल हुई, वो जातियां जो शामिल हुई वो ताकतवर जातियां थी, वो आर्थिक रूप से राजनीतिक तौर पे बड़ी सक्षम जातियां थी, वो ओबीसी में शामिल हो गई। तो ओबीसी का आरक्षण का ज्यादा लाभ उन्होंने उठा लिया। उसके बाद गुर्जर समुदाय जो घुमंतु जातियां थी, उनका आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ। उनको लगा कि हमारा तो हिस्सा मिल ही नहीं रहा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक अलग से आरक्षण दीजिए। तो उसको लेकर उनका आंदोलन चला। तो निश्चित रूप से सरकारों को उनके आगे झुकना भी पड़ा। एमबीसी पे जो अति पिछड़ा वर्ग बनाया गया राजस्थान में, उनको आरक्षण दिया गया। और उसके बाद आप ये देखिए कि जो ओबीसी की कास्ट थी, उनका ये कहना था कि हमारा आरक्षण कहीं कम नहीं किया जाए। जो दूसरी ताकतवर जातियां उसमें शामिल हो गई, वो राजनीतिक तौर पे बड़ी सक्षम वो थी जातियां, क्योंकि उनके ज्यादातर एमएलए एमपी थे। उन्होंने उस आरक्षण को, जो ओबीसी का आरक्षण था 21%, उसको एज रहने दिया। गुर्जर समुदाय को अलग से आरक्षण दिया गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट की एक बंदिश थी कि 50% से ज्यादा उसका दायरा नहीं बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से सरकारों को वहां उस समाज के आगे भी झुकना पड़ा, उनको भी अलग से एक आरक्षण का देना पड़ा। अब जो जातिगत जनगणना है तो उसमें आएगी, तो ये निश्चित तौर पर जो मैंने कहा कि ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है, तो अब वो उस आधार पे, जो संख्या के आधार पे आरक्षण मांगेंगे, तो निश्चित रूप से फिर उसका फायदा उन्हीं जातियों को होगा जो ओबीसी में बड़ी ताकतवर है, बड़ी संख्या में है। जबकि इसका ओबीसी आरक्षण का मूल मकसद ये था कि जो छोटी और पिछड़ी जातियां हैं, जैसे माली, कुमावत, नाई, धोबी, जो एक बहुत कमजोर जातियां हैं, जो मुख्य धारा में नहीं आ पाई थी, उनको आगे लाने के लिए किया गया। तो वो तो कहीं आगे आ नहीं पा रही है, क्योंकि बाद में जो जातियां राजनीतिक दबाव के कारण ओबीसी वर्ग में शामिल हो गई, उन्होंने वो चीजें आरक्षण का ज्यादा लाभ उठा लिया। 80%, 90% आज भी राजस्थान में जो भर्ती होती है उसमें जो मूल ओबीसी है उनके नुमाइंदे बहुत कम होते हैं। जो बाद में जातियां शामिल हुई उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये एक असंतोष वाली बात इन वर्गों में भी आपस में है। ये कहते हैं कि भाई जो मूल ओबीसी है उसके लिए अलग से आरक्षण और बाद में शामिल हुई जातियों को कम। लेकिन फिर जो बाद में जातियां शामिल हुई वो इतनी ताकतवर है कि वो उस चीज को लागू नहीं होने देना चाहती।
राजस्थान में 10 साल 15 साल पहले महेश जी और श्याम जी भी जानते हैं, एक ये किया गया कि ओबीसी के आरक्षण का विभाजन किया जाए। उसके लिए एक कमीशन भी बनाने की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन जो ताकतवर जातियां थी उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया कि नहीं नहीं, ओबीसी का कोई विभाजन नहीं होगा, ओबीसी पूरी एक है, ये है वो है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरी जब मूल ओबीसी की जातियां थी वो दबी कुचली जातियां थी, पिछड़ी जातियां थी, ताकत में कमजोर थी, लेकिन वो उनका सामना नहीं कर पाए, वो चीजें हो नहीं पाई। बिहार में और दूसरे प्रदेशों में, कई 2-3 प्रदेशों का मेरी जानकारी है, वहाँ अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग और जो बाद में शामिल जातियों के लिए आरक्षण का अलग। सबने अपने तरीके से कोई ना कोई तोड़ निकालने की कोशिश की। श्याम जी, समय कम है, चूंकि आपसे मैं आखिरी सवाल चाहूंगा। अब ये कोशिश की गई कि जो भी बड़े पदों पर बैठे हैं, कांग्रेस ने कोशिश की, बीजेपी ने कोशिश की, पूनिया को हटाकर इधर सीपी जोशी को बिठाया गया। डोटासरा की नियुक्ति हालांकि किसी और माहौल में की गई थी, उस वक्त चुनाव का ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। इन सबके बीच में सियासत सिर्फ एक ही मकसद चाहती है, ओबीसी में या फिर दूसरे वर्गों में जो भी आरक्षण से जुड़े हुए वर्ग हैं, फूट डालो, राज करो। गुर्जर आंदोलन का जैसा मैंने जिक्र किया, उसके बाद भी जातियां आपस में भिड़ रही हैं और उनको एक तरह से लड़ाने की कोशिश करते हुए यही जो अंग्रेजों का तरीका था, फूट डालो, राज करो। हमें सिर्फ इतना सा चाहिए, आप चाहे भिड़ते रहें, लड़ते रहें, संवैधानिक तरीके से कोर्ट में जाकर मामला अटक जाए, लेकिन फिलहाल हमें राज मिल जाए। देखिए प्रभात जी, क्योंकि देखिए अभी मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले 5 जातियों का आंदोलन तो पूरी राजस्थान में कराया था, जिसमें सैनी, कुशवाहा और बाकी 5 जाति थी, उनको आंदोलन का क्या हुआ। लेकिन देखिए जातिगत आधार पर आंदोलन करने से देश बटेगा, और देश में देखिए क्रिमिनल वाली बात जो बार बार आ रही है कि देखिए ओबीसी में तो कर दिया, इतने होना चाहिए, अब SC ST में क्यों नहीं होता। एक वर्ग है जो लाभ ले रहा है, दूसरा लाभ लेता ही नहीं है। अब देखिए लाभ लेने के लिए जो वंचित है उसको लाभ देने की प्रावधान नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हावी हो गया है उसके अंदर वो चाहता है कि हम ही लाभ लेते रहे, बाकी जो वंचित है वंचित ही रहे। तो इसमें परिवर्तन का दौर तो नेता तो करने में हिम्मत नहीं जुटाता कि उसके जो वोट चले जाएंगे। तो इस वोटों की राजनीति में जितना जो कुछ फायदा जिसको लेना चाहिए वो लेता है। देखिए कि अब जाट कोई आरक्षण से कोई नौकरी थोड़ी चाहता है, वो तो राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली बनना चाहता है, राजनीतिक तौर पर उसको किस तरह से लाभ मिले। हमारे यहाँ तो जातिगत आधार पर ही लोग खड़े हो रहे हैं, चाहे भले ही कुछ भी कह रहे कि भाई राजस्थान में नहीं, जातिगत आधार पर ही वोट जीतता है, जीतने वाले को एक साथ सामूहिक रूप से वोट दे दिया जाता है, वो जीतता है तो वही जाति का है। तो यहाँ पर देखिए तो बहुत सारे मुद्दे तो गायब हो गए राजस्थान में। अब सब जातिगत आधार पर मेरी जाति का व्यक्ति जीतने, अगर जातिगत आधार पर जीत के आएगा तो फिर वो द्वेषता फैलाएगा, वो जाकर कहेगा मैं तो मेरी जाति के कारण जीत के आया हूँ, दूसरे जाति वालों का काम नहीं करेगा। तो एक जिस तरह का माहौल बिगाड़ने का काम राजनीतिक लोग करना चाहते हैं, और जिस प्रकार से फिर तो बिल्कुल तय हो जाएगा कि ओबीसी का है तो ओबीसी ज्यादा है इसलिए ओबीसी का काम करो, बाकी का काम मत करो। तो देखिएगा जो प्रशासनिक दृष्टि से जब व्यक्ति निर्वाचित होकर आ जाता है तो किसी जाति का नहीं रहता, वो प्रतिनिधि के रूप में काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सारे जिस सारे संवैधानिक पदों पर आने वाले सब जब शपथ लेते हैं तो उसमें सारी चीजें, शपथ में जो बिंदु होते हैं, मेरे ख्याल से उन सभी बिंदुओं को भूल कर दिया जाता है। जब पद पर आते हैं तो खुले तौर पर वो कहते हैं कि हमारे लिए सबसे पहले समाज आता है, खुले तौर पर ये कहते हैं जो उन्होंने संविधान की शपथ ली थी उसका कोई, उनको कहते हैं उसका कोई वजन उनके सामने नजर नहीं आता। लेकिन ये बात सही है, देखना होगा अभी ओबीसी वर्ग को लेकर क्या, ओबीसी वर्ग क्या तय करता है, ओबीसी वर्ग क्या कांग्रेस का हाथ मजबूत करता है या फिर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाले जो उनका कोटेशन है बीजेपी, उसमें विश्वास जताता है। खैर तय हो जाएगा 25 तारीख को। जितनी भी कोशिशें की गई हैं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, वो कितनी कामयाब हो पाती हैं और ओबीसी वर्ग अपने भविष्य को लेकर कितना गहराई से सोचकर वोट देने के लिए मजबूत वोट जो कहते हैं कि मतदान स्थल की तरफ जाता है, वो उसको सोचना होगा। देखना होगा 3 तारीख को इन सब चीजों को, इन सब कोशिशों को क्या परिणाम मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ महासमर का मुद्दा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।